तो गीता महोत्सव में वैश्विक गीता पाठ जो है इसका आयोजन किया गया, जिसमें ना सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी ऑनलाइन भी जो लोग हैं वो जुड़े। और इस दौरान खासतौर से सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो भी हमें नज़र आए और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गुजरात के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी कूटनीतिक उपलब्धियों के जरिए कई प्रतिस्पर्धी देशों के साथ संबंध बनाने में सफलता पाई है। Where our own society is concerned, the very pluralism that is so much our defining characteristic has been exploited from time to time by external forces. The short point is that even by the traditional metrics of security assessments, India faces exceptional challenges. In responding, we have to consider the inherited issues of development that derive from the era of colonialism. How effectively we used our opportunity is a legitimate question, especially as some others in a similar position have fared much better in the first six decades after our independence. जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश और उनके नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया और करारा जवाब दिया। अखनूर के खौर सब सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 22 और 23 दिसंबर की मध्य रात्रि आपको बता दें इसकी निगरानी कैमरे के जरिए 4 आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। उन्हें जब चुनौती दी गई तो उन्हें वापस भागने की कोशिश की, जिसके बाद गोलीबारी की गई। आतंकवादियों को सीमा के पार भागते हुए और अपने एक साथी के शव को घसीटते हुए ले जाते देखा गया। इस बीच पुंछ जिले में तलाशी अभियान भी जारी है, जहां गुरुवार को एक आतंकी हमले में सेना के 4 जवानों की जान चली गई थी। गोलीबारी में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए क्षेत्र में आपको बता दें अतिरिक्त जो बल है उसकी भी तैनाती की गई है। साथ ही हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। उसके अलावा जो खोजी कुत्ते हैं उनको भी सेवा में लगाया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए करीब 1 दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। कथित तौर पर अफगानिस्तान में प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादियों ने सक्रिय स्थानीय समर्थन से आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के दौरे पर जैसलमेर में होंगी। यहां उनको बेहद विशेष कार्यक्रम है उनका। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में राष्ट्रपति मौजूद होंगी और इस दौरान वो सेना की मारक क्षमता का प्रदर्शन देखेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति महिला सहायता समूह की लखपति दीदी सम्मेलन में भी शिरकत करेंगी। कार्यक्रम में महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार मिला है इसकी भी जानकारी दी जाएगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के दौरे के दौरान भी कई कार्यक्रमों में भाग लिया था। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि संसद का शीतकालीन सत्र ठीक से चले। Never wanted the session to progress, never wanted to participate, and that is why you could see Rahul Gandhi was seen making films, making video of someone who's doing a mimicry of the Vice President of India. That shows they're not serious about politics. They just are here to come, sign and go and participate in these kind of activities outside the parliament, not inside the parliament. If they are not keen to take part in the parliament proceedings and just be part of the acts like he was or the other Congress MP was, they are not only making mockery of the Vice President, but they are also making a mockery of themselves because people don't take them seriously now. अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडी गठबंधन पर भी हमला बोला। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। Let Indi alliance come out in one voice and decide. They can't come on one platform. They can't speak in one language. They can't take a collective decision.
That is the situation of India Alliance. Where is the alliance? They are struggling in Punjab. They are struggling in other states. They can't speak in one voice. Where do you see the India Alliance? There is no India Alliance. There are a set of people who are facing corruption charges and have come together, but they don't have a common ideology. They don't have a common minimum program. They don't have a common candidate. There is no India Alliance. दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी मीटिंग का आज दूसरा दिन है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को फुल प्रूफ करने के लिए बीजेपी इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कर रही है। आज दोपहर बाद गृह मंत्री अमित शाह के भी इस बैठक में पहुंचने की संभावना है। गृह मंत्री के संबोधन के बाद बैठक का समापन हो जाएगा। इससे पहले कल बैठक में पीएम मोदी, राज्यों के अध्यक्ष, संगठन मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों और सभी मोर्चों के अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये बीजेपी की पहली बैठक है। इस बैठक में चुनावी जीत के साथ साथ अब अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी बातचीत हो रही है। पीएम मोदी पहले ही विश्वास जता चुके हैं कि तीसरी बार भी केंद्र में बीजेपी की सरकार और भी बड़े बहुमत से बनेगी। कहा जा रहा है कि इस 2 दिन की बैठक में कार्यकर्ता ये मंत्र लेकर निकलेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार बेहतर हो। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे आज जो दूसरा दिन है वो आज है इस बैठक का, और जो अब ये बैठक है शुरू भी हो चुकी है। कल भी हमने देखा था, कल प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे थे और आज माना जा रहा है कि गृह मंत्री पहुंचेंगे और उनका संबोधन भी होगा। उसके बाद इस बैठक का समापन होगा। बिल्कुल सही कहा मुकुल आपने। आज बैठक जो है अहले सुबह, हम कह सकते हैं कि 9 बजे के आसपास यहाँ पर लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए थे और जलपान करने के बाद 10 बजे जो है वो बैठक अपने नियत समय से शुरू हो गई। और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, विनोद तावड़े, तमाम जो राज्यों के प्रभारी हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। महासचिव, संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्षों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है ताकि लोकसभा चुनाव की रणभेरी जो है वो बच चुकी है। और महासमर में कूदने के लिए सेनापति अपने सेनानियों को निर्देश देंगे, नसीहत देंगे कि कैसे किला जो है वो फतह किया जाए। और इसके लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बातचीत करी, उनका संबोधन भी हुआ। और आज गृहमंत्री अमित शाह के इस बैठक में पहुंचने की संभावना है। गृहमंत्री कहा जा रहा है कि 3 बजे के आसपास जो है इस बैठक में आएंगे और कहीं ना कहीं मूल मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को। चूंकि भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, तो निश्चित तौर पर उनकी जो रणनीति होती है उस रणनीति को सरजमी तक कैसे उतारा जाए, इसके लिए कार्यकर्ताओं को वो चाक चौबंद करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 चीजों को फोकस करने की जो है रणनीति बनाई है। बूथ, यूथ, महिला और तमाम जो ऐसे चीज जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि 3 राज्यों में जो बड़ी कामयाबी मुकुल हाथ लगी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, उसके बाद बीजेपी जो है वो उत्साहित है और इस कामयाबी को वो लोकसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। इसके लिए महिलाओं को और युवाओं को, जो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, उनको खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। और बूथ से लेकर यूथ तक कहीं ना कहीं चुनौतियां जो हैं, जो रहती हैं, उन चुनौतियों से पार पाने के लिए कार्यकर्ताओं को जी बिल्कुल, यानी जो है उसका किला फतह किया जाए। और फेज वाइज जो है कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं कि कैसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कूदना है। बिल्कुल राजेश, जैसा आपने कहा कि कोशिश यही है जो जीत का सिलसिला है वो बरकरार रखा जा सके और ख़ास तौर से जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको उस तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कोशिश यही कि पार्टी कार्यकर्ता और जब जनता से वो संवाद कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो अंतिम पायदान तक जो भी व्यक्ति उनके पास पहुंच रहा है तो उनको सारी जानकारी दे सकें, योजनाओं के बारे में भी। हाँ देखिए, निश्चित तौर पर सत्ता और संगठन के बीच संतुलन साधने की कला का नाम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह है, जिन्होंने यह लोगों को बताने की कोशिश की कि जो सत्ता की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो गरीब परख योजनाएं हैं, उसको
संगठन के जरिए ग्रास रूट तक पहुंचाया जाए। ग्रास रूट पर यह पता करने की कोशिश की जाए कि दिल्ली से चलकर जो योजना सरजमी तक पहुंचती है, गांव तक पहुंचती है, उसका लाभ गरीबों को मिलता है या नहीं मिलता है। इस बात की तस्दीक प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के जरिए करते हैं और शायद यही वजह है कि तमाम योजनाओं की समीक्षा वो अपने कार्यकर्ताओं से करते हैं और गरीबों की राय भी जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नमो ऐप हो या अन्य तरह के जो वेबसाइट, यानी माना जा सकता है राजेश, जो प्राथमिकता है वो यही है जी, की नर्व सटोलते हैं। बिल्कुल, किस तरीके से जो देश है इसको हम और बेहतर बना सकते हैं, प्राथमिकताएं जाहिर तौर पर नजर आती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजेश बता रहे थे किस तरीके से जो आज बैठक का दूसरा दिन है उसमें और भी ज़्यादा कोशिश यही होगी कि जो कार्यकर्ता हैं या दूसरे हैं उनको एक जीत का जो मूल मंत्र है वो और बेहतर तरीके से बताया जाए, जिससे जीत का सिलसिला आगे भी बरकरार रहे। आगे बढ़ते हैं। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले में गिरफ्तार आरोपी महेश कुमावत की पुलिस हिरासत 13 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। आरोपी महेश की 7 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी से अभी काफ़ी पूछताछ की जानी है। अदालत ने आरोपी की पुलिस हिरासत अगले 13 दिनों के लिए बढ़ा दी है। महेश कुमावत राजस्थान के नागौर का रहने वाला है। महेश पिछले 2 सालों से संसद में घुसपैठ को अंजाम देने के लिए अन्य आरोपियों के साथ संपर्क में था। आरोप है कि इसने संसद में घुसपैठ के बाद सबूत मिटाने के लिए आरोपियों के मोबाइल फ़ोन भी नष्ट किए थे। इस मामले में अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, जहां इनसे बारीकी से पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने कर्नाटक दौरे पर आज सुबह बेंगलुरु में स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के रीजनल सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर खेल मंत्री ने सेंटर पर खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने वहां पर प्रशिक्षुओं, सहयोगी, स्टाफ, कोचेस और अन्य लोगों से भी बातचीत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कृषक उपहार योजना के तहत 51 किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए। राज्य में ट्रैक्टरों के मुफ्त वितरण के लिए लकी ड्रॉ के बाद 93 किसानों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसमें से 51 को आज ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी गईं। इस योजना के तहत किसानों को कई अन्य सामान भी उपहार में दिए जाते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध वापस लेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है और इस बारे में सरकारी आदेश जल्द जारी होगा। नए आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार कपड़े पहन सकता है। हिजाब विवाद पिछले साल जनवरी में उस समय उठा था जब उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के 6 विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन पर परिसर में हिजाब पहनकर न आने देने का आरोप लगाया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है और आदेश को सही ठहराया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विभाजित फैसला दिया था। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि किसी ने भी हिजाब की मांग नहीं की है, लेकिन सरकार का फैसला सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। Statement of Honorable Chief Minister Siddaramaiah regarding the hijab issue, it's really unfortunate. It's really unfortunate that Siddaramaiah has told that he will allow hijab in the education institution. At least Chief Minister could have spared education institution from the dirty politics. No children from the minority or Muslim community has demanded for hijab. But Chief Minister himself claiming that he will allow hijab in the schools and education institution, it clearly shows the intent of Chief Minister. It is just appeasement politics, and also it is purely divide and rule practices followed by the Congress party. Bharatiya Janata Party, we strongly condemn the move of the Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji and the Congress party. तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। लोगों की मदद के लिए सेना और भारतीय तट रक्षक ने मोर्चा संभाला हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट और अन्य जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। सेना के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर की मदद से थूथुकुडी जिले में 12 अलग अलग स्थानों पर 11 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई गई है।
देश में जनजातीय विद्यार्थियों के विकास के लिए देश भर में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इस दिशा में काम करना पहले ही शुरू कर दिया है। इन विद्यालयों में 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। देश भर में एकलव्य मॉडल विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन दिए जाएंगे। इस समय देश भर में करीब 200 ऐसे विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। अमेरिका में एक बार फिर भारत विरोधी तत्वों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहां एक हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। कैलिफोर्निया के नेवार्क में एक हिंदू मंदिर की बाहरी दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखकर तोड़फोड़ की गई। सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इसकी निंदा की है। दूतावास ने कहा कि इस घटना से भारतीय समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों से अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। हालांकि ऐसा पहले बार नहीं है जब हिंदू मंदिरों को विदेशों में निशाना बनाया गया हो। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया था। दुबई से निकारागुआ जाने वाले एक विमान को पेरिस के एक छोटे हवाई अड्डे वॉटरी पर उतार लिया गया है। इस विमान में 300 से अधिक यात्री सवार हैं। इनमें से भारतीय मूल के भी लोग हैं। ये सूचना मिलने पर भारत सरकार के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर फ्रांस में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने कहा है कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने हमें सूचित किया कि दुबई से निकारागुआ जा रहे एक विमान में 303 लोग सवार थे, जिनमें ज़्यादातर भारतीय मूल के लोग थे, जिन्हें फ्रांसीसी हवाई अड्डे पर तकनीकी रुकावट के कारण रोका गया था। दूतावास की टीम पहुंच गई है और काउंसलर एक्सेस प्राप्त कर लिया है। हम स्थिति की जांच कर रहे हैं, यात्रियों की भलाई भी सुनिश्चित कर रहे हैं। वॉटरी हवाई अड्डे का उपयोग मुख्य रूप से चार्टर और कार्गो विमानों के आवागमन के लिए किया जाता है। असम के कार्बी आंगलोंग में पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने बोकाजन इलाके में 2 व्यक्तियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और 6 मैगजीन बरामद की है। पुलिस ने AK सीरीज राइफल और इंसास राइफल के 150 जिंदा कारतूस, 6 मैगजीन और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 22 जनवरी का दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था। हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था। जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था, जितना 1971 में 1 लाख सैनिकों की नजरबंदी इंपॉर्टेंट थी। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 के लिए 6 जनवरी का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस दिन ये अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा, जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट 1 L1 कहा जा रहा है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित वो स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद है। एक तरह से इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में रहने के लिए अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जा सकता है। लैग्रेंजियन पॉइंट पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के बाद आदित्य अगले 5 साल तक सूर्य पर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। Aditya L1 will enter L1 point, Lagrangian point on 6th. So that is what is expected. Exact time will be announced by appropriate time. 6th of January. The Aditya L1 was launched some time back, but it had a long journey, almost 3 times the distance from Earth to Moon it has to travel. So it has almost reaching that point. We have done the final trimming to reach the L1 point, but when it reaches L1 point, we have to fire the engine once again, give some speed reduction so that it doesn't go further. So it will go to that point, and then once it reaches that point, it will rotate around the point
and it will be trapped in that L1 point, the Lagrangian point L1, which is a point between Earth and Sun, which is where the gravities are cancelling each other. आज वैकुंठ एकादशी है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। वैकुंठ एकादशी हर साल हिंदू कैलेंडर के शुक्ल पक्ष पर मनाई जाती है। इसे मुकोटी एकादशी भी कहा जाता है। इस बेहद खास अवसर पर तमिलनाडु में त्रिची के श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में परमपद वासला खोला गया। इसे स्वर्ग का 7वां द्वार भी कहा जाता है। इस दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ी। भगवान रंगनाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के अपने समकक्ष से कीव में मुलाकात की। पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन पूरी तरह से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि रूस को अपनी गलती का जरूर एहसास होगा। इसके साथ ही उन्होंने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि इस संघर्ष में रूस की जीत कभी नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की तत्काल और निर्बाध डिलीवरी और इजराइल हमास के बीच संघर्ष को तत्काल खत्म करने का आह्वान किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की ओर से पेश गए प्रस्ताव पर कई दिनों की देरी के बाद शुक्रवार को सुरक्षा परिषद में मतदान हुआ। यूएनएससी के कुल 15 सदस्य देशों में से 13 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका और रूस ने मतदान से खुद को अलग रखा। यूएई के प्रस्ताव में मांग की गई कि संघर्ष में शामिल पक्ष पूरे गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी नागरिकों तक सीधे मानवीय सहायता की तत्काल, सुरक्षित और निर्बाध डिलीवरी की अनुमति दे। इसके लिए सुविधा प्रदान करे। साथ ही मानवीय सहायता तक सुरक्षित पहुंच के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। प्रस्ताव में इजराइल हमास के बीच संघर्ष की स्थायी समाप्ति के लिए माहौल तैयार करने का भी आह्वान किया गया है। हालांकि इस बीच इजराइल की सेना ने गाजा में अपने ज़मीनी अभियान बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उसने मध्य गाजा के अल-बुरेज़ी रेफ्यूजी कैंप के लोगों को चेतावनी दी है कि वे यहां से दक्षिण की तरफ बढ़ें। इजरायली सेना ने कहा कि लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तत्काल डेयर अल-बलहा में तत्काल शरण लेनी चाहिए। डेयर अल-बलहा गाजा पट्टी के मध्य में है, लेकिन ये बुरेज़ी की तुलना में दक्षिण की तरफ पड़ता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।